नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में आज हमारे सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम की एक लर्निंग वीडियो में सिग्नल फ्लो डायग्राम को समझते हैं और जानते हैं मेसन गेन फार्मूले से रिलेटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये लर्निंग वीडियो। ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है। एक मेसन गेन फॉर्मूला अगर आप याद कर पाते हैं तो एक पक्का एग्जामिनेशन क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारी परीक्षाओं में एक सरल सवाल आ सकता है, नोड और ब्रांचेज को एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो सिग्नल फ्लो डायग्राम से रिलेटेड है और कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट्स के द्वारा सिग्नल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे हम ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिकली ये हमारे कंट्रोल सिस्टम में जो डिफरेंट रिलेशंस हैं जिन्हें हम डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो इक्वेशन जब फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में आ जाती हैं तो उन फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशंस के रिलेशन को हम ग्राफिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में ये जो पॉइंट्स हैं जहां सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं उन्हें हम नोड कहते हैं। किसी नोड पे या तो कोई सिग्नल आ सकता है या किसी नोड से कोई सिग्नल जा भी सकता है और हमारे तीन तरह के नोड्स होते हैं। एक नोड ऐसा है जिसपे सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल है, ऐसे नोड को हम इनपुट नोड कहते हैं। जैसे यहाँ Y1 नोड है, वो एक इनपुट नोड है जिसपे एक सिग्नल आगे जाएगा और वो किसी ट्रांसफर फंक्शन A से अगले नोड पर पहुंच जाएगा। इसी तरह से कुछ नोड जैसे यहाँ Y4 आउटपुट नोड कहलाते हैं और आउटपुट नोड पे सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स हैं। जो Y3 सिग्नल है वो C ट्रांसफॉर्मेशन के बाद Y4 नोड पर आ जाता है। Y4 नोड पर सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स हैं तो ऐसा नोड Y4 आउटपुट नोड कहलाता है। और इनपुट और आउटपुट के अलावा हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ में बहुत सारे दूसरे नोड हैं जैसे यहाँ Y2 और Y3, इन्हें हम मिक्स नोड कहते हैं क्योंकि ऐसे मिक्स नोड पे Y2 पे इनपुट सिग्नल भी है, एक Y1 नोड से आ रहा है और एक Y3 के फीडबैक से आ रहा है। इसी तरह से Y2 पे आउटगोइंग सिग्नल्स भी हैं जो Y3 नोड की तरफ जा रहा है। तो ऐसे नोड जिन पे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल्स दोनों होते हैं उन्हें हम मिक्स नोड कहते हैं। उसी प्रश्न का हिस्सा था ब्रांच को समझाइए। तो ब्रांच भी सिग्नल फ्लो डायग्राम का एक कंपोनेंट है और ब्रांच बेसिकली एक दो नोड्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट है जो सिग्नल के फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी ब्रांच में ब्रांच का गेन जो सिग्नल में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा और जो एरो डायरेक्शन है वो सिग्नल के फ्लो डायरेक्शन को बताएगी। तो ब्रांच में दोनों चीजें हैं, गेन भी और डायरेक्शन भी। तो यहाँ पर इस छोटे से सिग्नल फ्लो डायग्राम में चार ब्रांचेज रेस्पेक्टिवली A, B, C और -D गेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो एरो है A गेन पर वो बता रहा है कि Y1 नोड से सिग्नल Y2 नोड की तरफ जा रहा है। सिग्नल फ्लो डायग्राम्स की मदद से इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में जो सिग्नल्स के मूवमेंट्स हैं उन्हें तो हम रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। दोनों सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रेशो है, जो पूरे सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है, उसे भी एक साइंटिस्ट हैं मेसन, उनके गेन फार्मूले से निकाल सकते हैं। और मेसन के गेन फार्मूले को अप्लाई करते समय एक और कंसेप्ट का हमें इस्तेमाल करना होगा जिसे हम लूप बोलते हैं। लूप हमारे सिग्नल फ्लो डायग्राम में ऐसे ब्रांचेज के कॉम्बिनेशंस हैं जो एक नोड से शुरू होते हैं, सिग्नल की डायरेक्शन के अनुसार ट्रेवल करके वापस उसी नोड में क्लोज्ड लूप की फॉर्मेशंस बना लेते हैं। जैसे यहाँ दो ब्रांचेज B और Y3 से Y2 तक वापस ये जो -D गेन वाली ब्रांच है वो एक लूप का फॉर्मेशन कर रही है। एक लूप में जो ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं उन ब्रांचेज के गेन के प्रोडक्ट को हम लूप गेन कहते हैं और यहाँ हमारे एकमात्र इस लूप में लूप गेन -BD हो गया है। किसी एक बड़े से सिग्नल फ्लो डायग्राम में बहुत सारे ऐसे लूप्स हो सकते हैं और उनमें से कुछ ऐसे लूप भी हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, अर्थात किसी भी नोड की जो एग्जिस्टेंस है वो दो लूप में अगर कॉमन नहीं हो तो ऐसे लूप्स को हम नॉन टचिंग लूप्स कहते हैं। और ऐसे लूप्स और नॉन टचिंग लूप्स के कॉन्फ़िगरेशन को हम विजुलाइज करके मेसन का गेन फार्मूला इस्तेमाल करके आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के
रेशो या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में हमें इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में वो रास्ते जो बनते हैं उन्हें भी समझना होगा और उन्हें हम फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। अगर यहाँ y1 इनपुट नोड है, y4 आउटपुट नोड है, तो ये जो ब्रांच A, B और C के गेन से पाथ बन रहा है इसे हम फॉरवर्ड पाथ कहेंगे। किसी भी कंट्रोल सिस्टम में इनपुट सिग्नल ट्रांसफॉर्म होकर जब आउटपुट नोड का सिग्नल बनता है तो सिग्नल के इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं और ये ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है इनपुट के सिग्नल में आउटपुट पोजीशन तक पहुंचते हुए क्या गेन हो गया है। और एक सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से हम मेसन गेन फॉर्मूला जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम का गेन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जो मेसन का गेन फार्मूला है वो बेस्ड है हमारे इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में जो फॉरवर्ड पाथ बनते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन पे। और अगर किसी सर्किट में n इस तरह के अवेलेबल फॉरवर्ड पाथ हैं जो अलग अलग रास्तों से इनपुट नोड से लेके आउटपुट नोड के बीच में एक सिग्नल फ्लो बनाते हैं तो ऐसे n फॉरवर्ड पाथ के लिए कंट्रोल्ड आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप है और रेफरेंस इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसका रेशो या हमारे पूरे कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन या गेन इस फॉर्मूलेशन निकलेगा जहां ये जो PI है वो अलग अलग फॉरवर्ड पाथ का गेन है। और अगर हमारे सिस्टम में n फॉरवर्ड पाथ हैं तो ये P1, P2, Pn हो सकते हैं। अगर किसी कंट्रोल सिस्टम में जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनता है उसमें 3 फॉरवर्ड पाथ हैं तो ये P1, P2 और P3 हो सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये डिटर्मिनेट है और इस डिटर्मिनेट की वैल्यू अभी हम समझते हैं। इसी डिटर्मिनेट का एक बदला हुआ रूप डिटरमिनेंट I है और I फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के लिए 2 और 3 के लिए 3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेट क्या है और अलग अलग फॉरवर्ड पाथ के लिए रिड्यूस्ड डिटर्मिनेट क्या है इसे समझते हैं। हमने जाना कि एक कंट्रोल सिस्टम में जो टोटल गेन है कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट के फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप का रेशो वो मेसन के गेन फार्मूले से निकाला जा सकता है। और इस मेसन के गेन फार्मूले में PI ith फॉरवर्ड पाथ का पाथ गेन है और हमें पता है कि फॉरवर्ड पाथ इनपुट नोड से लेके आउटपुट नोड तक सिग्नल की फ्लो है और जितनी भी ब्रांचेज के गेन एक फॉरवर्ड पाथ में आते हैं उन सब ब्रांचेज के गेन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे फॉरवर्ड पाथ गेन कहलाते हैं। और अगर किसी सिग्नल फ्लो डायग्राम में 3 फॉरवर्ड पाथ हैं तो 3 इस तरह के गेन हमारे पास P1, P2 और P3 हो जाएंगे। लेकिन मेसन के गेन फार्मूले को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेसन डिटर्मिनेट समझना। मेसन डिटर्मिनेट 1 में सभी इंडिविजुअल लूप गेन्स के सम का जो वैल्यू आता है वो सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद एक समेशन करना है उन सब लूप गेन प्रोडक्ट्स को जो 2 पॉसिबल नॉन टचिंग लूप्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। अगर किसी सिग्नल फ्लो डायग्राम में बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं और ये लूप में कोई भी नोड कॉमन नहीं है तो ऐसे लूप को हम नॉन टचिंग लूप कहते हैं। और नॉन टचिंग लूप के 2-2 के जोड़े बनाते हुए जितने भी इस तरह के नॉन टचिंग लूप के पेयर्स बनते हैं उन सब पेयर्स के जो गेन प्रोडक्ट्स हैं उसका समेशन यहाँ प्लस करना है। फिर हमें नेगेशन करना है उन सब नॉन टचिंग लूप्स के जो 3 जोड़े में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो। अक्सर हमारे जो सवाल होते हैं उसमें इस तरह के 3 नॉन टचिंग लूप्स के कोई भी पेयर्स नहीं बनते तो ये फिगर 0 ही आता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हम दोबारा समझ लेते हैं कि जो लूप गेन है वो एक क्लोज पाथ पे बनेगा और क्लोज पाथ एक नोड से शुरू होकर उसी नोड पे खत्म हो जाता है। और इस तरह से जो ब्रांचेस का समूह बनता है एक नोड से चलकर वापस उसी नोड तक आने वाला उसे हम लूप कहते हैं। और ऐसे लूप में जितनी भी ब्रांचेज आई हैं उन सब ब्रांचेस के गेन का जो प्रोडक्ट है वो उस इंडिविजुअल लूप का गेन कहलाता है। और बहुत सारे ऐसे लूप्स हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करें उन्हें हम नॉन टचिंग लूप्स कहते हैं। और नॉन टचिंग लूप्स में कोई भी नोड ऐसा नहीं होगा जो आपस में कॉमन हो। एक जटिल और विशाल कंट्रोल सिस्टम में जब हम सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो बहुत सारे इंडिविजुअल लूप्स हो सकते हैं। हम उन सब लूप्स के जो गेन्स हैं उन सब का सम यहाँ मेसन डिटर्मिनेट निकालने के लिए 1 से सबट्रैक्ट कर देंगे। और कुछ ऐसे लूप्स के पेयर हो सकते हैं जो कॉमन नोड नहीं रखते जिन्हें हम नॉन टचिंग लूप्स कहते हैं। तो ऐसे नॉन टचिंग लूप्स के जो पेयर्स हैं उन पेयर के गेन प्रोडक्ट्स को हम निकाल लेंगे और ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे उन सब के सम को यहाँ प्लस
प्लस कर देंगे। अक्सर हमारे सिग्नल फ्लो डायग्राम में ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी कि 3 नॉन टचिंग लूप का पेयर बन जाए, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तीनों लूप्स के जो गेन है उनके प्रोडक्ट को यहाँ रख सकते हैं, और ऐसे अगर एक से ज्यादा पेयर्स हैं तो उन सारे इस तरह के 3 नॉन टचिंग लूप्स के जो पेयर हैं उनके लूप गेन्स के प्रोडक्ट को सम करके हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में ले लेंगे और इस तरह से हम मेसन का डिटर्मिनेट निकाल लेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि डिटर्मिनेट आइटा क्या है। ये अलग अलग फॉरवर्ड पाथ के लिए मेसन डिटर्मिनेट की वैल्यूज हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेट से वो सब लूप निकाल देंगे जो हमारे उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को, जिसके लिए हम ये डिटर्मिनेट निकाल रहे हैं, उसको टच कर रहे होंगे। तो दिए गए फॉरवर्ड पाथ्स को टच नहीं करने वाले लूप्स का जो डिटर्मिनेट वैल्यू है वो यहाँ डिटर्मिनेट 1, डिटर्मिनेट 2 हो सकती है। इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहले एक सरल एग्जांपल ले लेते हैं। हमें y1 इनपुट नोड से y4 आउटपुट नोड के बीच में एक फॉरवर्ड पाथ दिया हुआ है जिसमें अलग अलग ब्रांच के गेन A, B और C हैं। तो हमारे इस फॉरवर्ड पाथ का जो गेन है वो ABC हो गया है और इस सिग्नल फ्लो डायग्राम में केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। मेसन डिटर्मिनेट को निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल लूप्स देखने होंगे। यहाँ सिर्फ एक ही लूप y2 नोड से y3 नोड होकर वापस y2 के बीच में बन रहा है और उसमें जो 2 ब्रांच इन्वॉल्व हैं उनके गेन का प्रोडक्ट -BD हो गया है, और कोई दूसरा लूप नहीं होने से 2 नॉन टचिंग या ज्यादा नॉन टचिंग लूप्स के कॉम्बिनेशंस नहीं होने से ये वैल्यू 0 हो जाएंगी और हमारा जो डिटर्मिनेट की वैल्यू है वो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स जो -BD है वो रखें तो 1 + BD हो गया है। अब अगर इस फॉरवर्ड पाथ को हम छोड़ते हुए डिटर्मिनेट वैल्यू देखें तो क्योंकि सारे y2 और y3 नोड इस फॉरवर्ड पाथ पे ही आ गए हैं तो ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता हो, तो ये सारी चीजें डिटर्मिनेट 1 के लिए 0 हो गई हैं और एक फॉरवर्ड पाथ के लिए हमारा ये जो फार्मूला है वो हो जाएगा पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन, पहले फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच करने वाला मेसन डिटर्मिनेट वैल्यू और मेसन डिटर्मिनेट वैल्यू। मेसन के डिटर्मिनेट वैल्यू को हम 1 + BD निकाल चुके हैं। पहले फॉरवर्ड पाथ या एकमात्र फॉरवर्ड पाथ का जो गेन है वो ABC है और डिटर्मिनेट 1 पहले फॉरवर्ड पाथ को छोड़कर बनने वाली डिटर्मिनेट वैल्यू सारे लूप फॉरवर्ड पाथ पे ही है तो ये सब वैल्यू 0 हो गई हैं क्योंकि इन सबको हटाना पड़ेगा। तो हमारा जो डिटर्मिनेट 1 है वो केवल 1 रह गया और ये हमारा आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन हो गया है ABC/1 + BD। और बहुत सहजता से सिग्नल फ्लो डायग्राम से हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा फॉरवर्ड पाथ होंगे तो हमें मेसन गेन फार्मूला कुछ ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक दिए गए कंट्रोल सिस्टम के लिए सिग्नल फ्लो डायग्राम पीली हाईलाइट में दिखाए अनुसार है, जहां y1 इनपुट नोड है और y6 आउटपुट नोड है और उसके बीच में अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन ब्रांचेज में सिग्नल फ्लो डायरेक्शंस के साथ हमने दिखाए हुए हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में 2 फॉरवर्ड पाथ हमें दिख रहे हैं, एक जिसका गेन ABCDE हो गया है जिसे हमने नीली लाइन से दिखाया है और दूसरा पाथ यहाँ y3 से y5 G गेन के साथ हो गया है और ये y1 से y6 जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ बना है उसका गेन ABGE हो गया है। जैसे ग्रीन इलिप्स में दिखाया गया है ये एक लूप हो गया है, ये एक और लूप हो गया है, एक लूप यहाँ G और H के साथ बन गया है, एक लूप यहाँ बन गया है और एक लूप मैजेंटा एलिप्स से अगर आप देखें तो C, D और H ब्रांच के साथ बन गया है। तो इस सर्किट में 5 लूप्स हैं, 2 फॉरवर्ड पाथ हैं और अब जरा देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मेसन गेन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमने आपको बताया कि इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में इस दिए गए सिग्नल फ्लो डायग्राम में 2 फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं। पहला फॉरवर्ड पाथ y1 नोड से शुरू होकर y2, y3, y4, y5 होके आउटपुट नोड पोजीशन y6 तक पहुंच रहा है और इस फॉरवर्ड पाथ के सभी ब्रांचेस के गेन का प्रोडक्ट ABCDE पहले पाथ का गेन हो गया है P1। जो ब्लू लाइन से हमने दूसरा फॉरवर्ड पाथ दिखाया है वो y1 नोड से y2, y3 होकर सीधा y5 होकर y6 पहुंच रहा है और जो सारी ब्रांचेज इस दूसरे फॉरवर्ड पाथ में आई है उन सब के गेन का प्रोडक्ट ABGE हमारे दूसरे फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया है P2।
कंट्रोल सिस्टम के दिए गए सिग्नल फ्लो डायग्राम में ये y2 y3 से होकर वापस y2 के बीच में जो सिग्नल का मूवमेंट है वो एक क्लोज लूप को इंडिकेट कर रहा है, और इस पहले लूप में जो दो ब्रांच b और j गेन वाली है उसका लूप गेन bj हो गया है। इसी तरह से ये जो नीली इलिप्स दूसरा लूप दिखा रही है उसका लूप गेन di हो गया है। ये तीसरा जो क्लोज लूप है उसका गेन केवल एक ही ब्रांच है f हो गया है। यहाँ g के साथ ये जो बड़ी इलिप्स बन रही है h सेक्शन के साथ ब्रांच के साथ ये वापस y3 y5 से होकर वापस y3 बन रही है, उसका लूप गेन gh हो गया है। वहीं मेजेंटा इलिप्स जो बता रही है वो एक क्लोज लूप y3 से y4 y5 होकर वापस y3 जा रहा है, और इसका लूप गेन हो गया है c d और h। इस सिग्नल फ्लो डायग्राम में जो 5 क्लोज लूप बने हुए हैं उसमें जो ग्रीन लूप्स हैं उनके नोड्स बाकी लूप्स के नोड के साथ कॉमन है, इसलिए ये किसी के साथ भी नॉन टचिंग लूप नहीं कहलाएंगे। दोनों मेजेंटा लूप भी आपस में नॉन टचिंग नहीं है, इनमें y5 नोड कॉमन है, लेकिन जो हमारे लाल कलर से हम पहला लूप हमने दिखाया है जिसका लूप गेन bj है, और यहाँ मेजेंटा में दो अलग अलग लूप हैं, ये आपस में किसी भी नोड को कॉमन नहीं रखते। तो रेड दोनों मेजेंटा के साथ ऐसे पेयर बना रहा है जो दो नॉन टचिंग लूप्स कहलाएंगे। तो अगर हम इसका लूप गेन bj लें, इसका f, तो इन दोनों नॉन टचिंग लूप का गेन प्रोडक्ट BJF हो गया है। इसी तरह से रेड और ये मेजेंटा आपस में नॉन टचिंग है, इनके कोई भी नोड आपस में कॉमन नहीं है, तो इसका लूप गेन BJ और इसका DI दोनों के लूप गेन का प्रोडक्ट हो गया BJ DI। तो ये हमारे दो ऐसे पेयर हो गए हैं दो नॉन टचिंग लूप्स के। इसके अलावा और कोई नॉन टचिंग लूप्स का पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों मेजेंटा लूप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा जिसमें 3 आपस में नॉन टचिंग लूप्स बन रहे होंगे। तो आगे के जो मोर देन 2 नॉन टचिंग लूप्स की पैरामीटर्स हैं वो सब प्रेजेंट नहीं है इस सिग्नल फ्लो डायग्राम में। किसी भी दिए गए सिग्नल फ्लो डायग्राम के लिए आउटपुट नोड पे सिग्नल और इनपुट सिग्नल का रेशो ट्रांसफर फंक्शन के तौर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जब हम मेसन गेन फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो मेसन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, और 1 में से सारे इंडिविजुअल जो लूप्स हैं उनके गेन का समेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जो लूप्स आपस में नॉन टचिंग है उनमें दो के पेयर जितने भी बन रहे हैं उन सब के लूप प्रोडक्ट्स को सम करना है, और उस सम को डिटर्मिनेंट वैल्यू में ऐड कर देना है। और फिर ऐसे लूप्स जो संख्या में 3 हैं और आपस में टच नहीं कर रहे हैं उनके गेन प्रोडक्ट्स को निकालते हुए ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस को सम करते हुए जो सम आएगा उसे इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से अगर 4 नॉन टचिंग लूप्स का ग्रुप बनता है तो उसके लूप गेन प्रोडक्ट्स को हम लिखेंगे और ऐड कर देंगे और डिटरमिनेंट वैल्यू निकल जाएगी। तो आप देखिए कि इस सिग्नल फ्लो डायग्राम में ये रेड, 2 मैजेंटा और 2 ब्लू कुल 5 लूप्स हैं, और पहले रेड लूप का लूप गेन BJ, इस मैजेंटा का DI, दूसरे मैजेंटा का F, ये बाहर वाले येलो लूप का लूप गेन GH, और ये अंदर वाले ब्लू इलिप्स का लूप गेन हो गया CDH। ये जो ब्लू इलिप्स के लूप हैं उनके नोड बाकी सब लूप्स के साथ कॉमन है, तो टचिंग लूप्स हैं, लेकिन रेड के साथ दोनों मैजेंटा इंडिविजुअली नॉन टचिंग है। हालांकि दोनों मैजेंटा कॉमन नोड के साथ आपस में टचिंग है, लेकिन रेड और ये मैजेंटा, रेड और ये दूसरा मैजेंटा आपस में नॉन टचिंग है। तो इन दो नॉन टचिंग लूप के इस पेयर का गेन प्रोडक्ट हो गया है BJF। इसी तरह से इस रेड और मैजेंटा लूप के लूप गेन का प्रोडक्ट हो गया है BJDI, और ये दोनों पेयर्स का जो दो नॉन टचिंग लूप से बने हुए हैं उनके समेशंस को मैंने ऐड कर देना है। और इस सिग्नल फ्लो डायग्राम में कोई भी 3 नॉन टचिंग लूप का पेयर नहीं बन रहा है, तो वो क्वांटिटी 0 हो गई है, तो हमारा डिटरमिनेंट की ये वैल्यू आ गई है। जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो यही है। अब आप डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 जो 2 फॉरवर्ड पाथ के लिए निकालना चाहेंगे वो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी जिसमें टैग किए गए फॉरवर्ड पाथ के नोड शामिल नहीं होने चाहिए। जरा समझते हैं डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 कैसे निकलेंगे। मेसन गेन फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट 1 वो मेसन डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो उन लूप से फॉर्म होगी जो हमारे पहले फॉरवर्ड पाथ पर टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले फॉरवर्ड पाथ को ब्लू रेखा में जब हम देखते हैं तो सारे
मैजेंटा कलर में दिखाए गए पांचों लूप इसके साथ टच कर रहे हैं, तो इसे टच नहीं करने वाले कोई भी लूप नहीं होने के कारण, पहले फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग कोई लूप नहीं होने के कारण सारे जो लूप की वैल्यूज हैं वो 0 हो गई हैं और हमारा मेसन डिटरमिनेट 1 - 0 केवल 1 आ गया है। इसी तरीके से जो लाल रास्ते पे हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, इस पर भी सारे लूप टचिंग पोजीशंस पर आ गए हैं, कोई भी लूप नॉन टचिंग नहीं है इस सेकंड फॉरवर्ड पाथ के। तो फॉरवर्ड पाथ का भी जो डिटरमिनेट 2 है उसमें लूप वैल्यू सब 0 हो गई हैं और डिटरमिनेट 2 भी केवल 1 आ गया है। कंट्रोल सिस्टम के लिए ओवरऑल टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए जो आउटपुट जो हमारा आ रहा है कंट्रोल्ड आउटपुट, उसका लाप्लास फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप और रेफरेंस इनपुट जो y1 नोड पर है उन सिग्नल्स का रेशो है। और जो मेसन गेन फार्मूला अगर हम इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो डायग्राम के लिए देखें, जिसमें 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, एक यहाँ नीली लाइन के अनुसार y1 से y2, y3, y4 और y5 नोड होता हुआ आउटपुट नोड y6 तक पहुंचने वाला, और सभी ब्रांचेज का जो गेन है उसका प्रोडक्ट हो गया है ABCDE, जो हमारे मेसन गेन फॉर्मूले में P1 वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह से एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ यहाँ मैजेंटा लाइन के अनुसार होगा y1 नोड से y2, y3 होकर सीधे y5 से y6 तक, और उसका जो लूप गेन है वो हो गया है ABGE। ये हमारा P2 दूसरे फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेसन डिटरमिनेट की वैल्यू। उसके लिए हमें जो ग्रीन इलिप्स में 5 लूप हैं उन्हें कंसिडर करना होगा, और यहाँ आप देखिए जो ये 5 लूप बन रहे हैं, इन पांचों लूप के लूप गेन के समेशन को हमने 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये पहला लूप इस लूप के साथ और ये पहला लूप इस लूप के साथ नॉन टचिंग लूप के पेयर बनाएगा, और ये BJF के साथ जो नॉन टचिंग लूप पेयर का लूप प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह से जो दूसरा नॉन टचिंग लूप है BJ और दूसरा DI, इनके लूप गेन का प्रोडक्ट यहाँ हमने लिख लिया है, और इस समेशन को हमने इस फॉर्मूले में प्लस करना है। 3 नॉन टचिंग लूप कोई नहीं है, तो हमें डिटरमिनेट वैल्यूज मालूम हो गई हैं। अब आप देखिए कि इस नीली रेखा और इस मैजेंटा लाइन के जो 2 फॉरवर्ड पाथ हैं उस पर सारे लूप टच हो रहे हैं, तो इन लूप में से जो नॉन टचिंग लूप है उन्हें कंसिडर करते हुए हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की अगर वैल्यू निकालनी है, तो ये फिगर दोनों केस में डेल्टा 1 के लिए नीली फॉरवर्ड पाथ के लिए 0 है, तो डेल्टा 1 केवल 1 हो गया। इसी तरह से डेल्टा 2 भी केवल 1 हो गया है, और ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेसन गेन फॉर्मूला जो 2 फॉरवर्ड पाथ के लिए हमने बनाया है P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन मेसन डिटरमिनेट, यहाँ P1 इस फॉरवर्ड पाथ का गेन है, P2 के साथ ABGE गेन आ गया है, मेसन डिटरमिनेट सारे पांचों लूप्स का गेन का समेशन हो गया है सब्ट्रैक्शन में, और 2 नॉन टचिंग लूप का जो पेयर बन रहा था उनके लूप प्रोडक्ट का समेशन हो गया है, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये मेरा डिटरमिनेट हो गया है। 3 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर कॉम्बिनेशन बना नहीं था, तो आगे की टर्म्स 0 हो गई है, और जो दोनों फॉरवर्ड पाथ हैं उनके साथ ये लूप टच कर रहे हैं, तो टचिंग लूप को कंसिडर नहीं करते डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के लिए। फॉरवर्ड पाथ को नॉन टचिंग कोई लूप है नहीं, तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेट वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगी, डेल्टा 1 और 1 ही हो जाएगी, डेल्टा 2 उनकी वैल्यू रखें। तो ये पूरा मेरा इस सिग्नल फ्लो डायग्राम का टोटल ट्रांसफर फंक्शन हो गया है। आप अगर 1 या 2 और सिग्नल फ्लो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो परीक्षा में सिग्नल फ्लो डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकालना भी आपको आ जाएगा, और अगर कोई सिग्नल फ्लो डायग्राम में मेसन गेन फार्मूले के बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन पूछे तो वो भी आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे। उम्मीद है सिग्नल फ्लो डायग्राम की इस लर्निंग वीडियो से जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके आंसर देना आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। आप मेसन गेन फार्मूले को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, और अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगा तो ट्रांसफर फंक्शन या टोटल गेन कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपको रियल जेन्युइन सपोर्ट मटेरियल अपनी स्टडीज के लिए चाहिए तो चैनल की यूट्यूब पे मेंबरशिप ज्वाइन करें और बहुत अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल सपोर्ट पाएं। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।